दोस्तों, प्राचीन सभ्यताएं हमारे लिए हमेशा से ही एक मिस्टीरियस सब्जेक्ट रहा है। खास करके ऐसे सिविलाइजेशन जिनके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स बहुत ही कम मौजूद हैं। ऐसे सिविलाइजेशंस के बारे में हम सिर्फ उनके मॉन्यूमेंट्स और फिजिकल एविडेंसेस को देखकर ही पता कर सकते हैं। उनके रहने और सोचने के तरीके का सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं। ऐसी ही एक प्राचीन सभ्यता है इजिप्ट की। इजिप्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पिरामिड्स और ममीज की तस्वीर आ जाती है। और आए भी क्यों नहीं, ये सिविलाइजेशन थी ही इतनी मिस्टीरियस कि इन पर बहुत सी फेमस मूवीज भी बनाए गए हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ममीज अपने मकबरे से बाहर निकलकर जिंदा हो जाएंगी। लेकिन आज मैं आपको इन साइंस फिक्शन की स्टोरीज के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि आज मैं आपको रियल चीजें बताऊंगा जो एंशिएंट इजिप्शियंस बिलीव किया करते थे। भले ही ये सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने टाइम के मुकाबले ये सबसे एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी। ये सिर्फ अर्थ की ही नहीं बल्कि उसके बाहर के स्टार्स की भी नॉलेज रखती थी। यहाँ तक कि जो पिरामिड्स आज आप देख रहे हैं उनका भी कनेक्शन आसमान में मौजूद सितारों से है। इजिप्शियंस के लिए एस्ट्रोनॉमी और गॉड्स में ज्यादा फर्क नहीं था। उनके द्वारा छोड़े गए बहुत से ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं जिसमें रात के आसमान और उन चमकते सितारों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं एंशिएंट इजिप्शियंस और उनके बिलीव्स के बारे में जानेंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं पिरामिड्स के इतिहास और सितारों से उनके संबंध के बारे में। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं वो द नील के आसपास का रीजन है। और ये छोटा सा कीड़ा द डंग बीटल है जो अपने कोकून को रोल कर रहा है। इस अजीब से 2 इंच के कीड़े के लिए ये कोकून ही खाने और अपने अंडे देने का एक सोर्स है। इस बीटल को द स्कैरब भी कहते हैं। लेकिन एक मिनट, मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये अर्थ का इकलौता ऐसा इंसेक्ट है जो मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की लाइट से रास्ता ढूंढता है। भले ही रास्ता कितने ही ऑब्स्टिकल से घिरा हो, ये स्टार्स के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाता है। बायोलॉजिस्ट ने इसके इस कनेक्शन के बारे में अभी साल 2013 में ही डिस्कवर किया था। लेकिन इसका इजिप्ट के साथ क्या कनेक्शन है? मैं आपको बता दूं कि इजिप्शियंस के लिए ये स्कैरब बीटल एक बहुत बड़ा सैक्रेड सिंबल था। वो इसे अपने गॉड्स से कनेक्ट करके बहुत सी जगह पर दिखाते हैं। ये एक तरह से उस लिंक को दर्शाता है जो इजिप्शियंस और गॉड्स के बीच में थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन इतनी छोटी सी चीज पर इतना ज्यादा फोकस कर पाए थे, वो भी शायद बिना इस नॉलेज के कि स्कैरब बीटल तारों से अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। इजिप्शियन टेम्पल्स और हायरोग्लाइफिक्स में इस बीटल को ऑलमोस्ट हर जगह दिखाया गया है। हायरोग्लाइफिक्स इजिप्ट की फॉर्मल राइटिंग सिस्टम है। इसमें करीब 1000 से भी ज्यादा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी ये स्कैरब बीटल ही था जो बार बार टेम्पल वॉल्स पर देखा जा रहा था। टेम्पल ऑफ कार्नाक इजिप्शियंस के लिए एक बहुत ही सैक्रेड प्लेस हुआ करती थी जहां फेरोज की कोरोनेशन सेरेमनी की जाती थी। मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट इजिप्शियंस में फेरोज को वहां के रूलर्स और किंग्स कहा गया है। ये वही जगह थी जहां रूलर्स को क्राउन किया जाता था। इसी टेम्पल के पास एक जायंट स्कैरब बीटल की मूर्ति बनाई गई थी जिसे इजिप्ट के लोग गॉड खेपरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आखिर वो क्या वजह है कि इस बीटल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है? मैं आपको बताता हूँ। इजिप्शियंस हर रोज दिन में सूरज को मूव होता हुआ देखते थे। ठीक उसी वक्त उन्होंने डेजर्ट में एक जायंट स्कैरब बीटल को सैंड के अक्रॉस एक गोल्ड डंग को मूव करते देखा। और इससे ही वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि सूरज जैसे बड़े गोलाकार चीज को भी कोई जायंट स्कैरब बीटल ही मूव कर रहा है। इजिप्ट में स्कैरब गॉड खेपरी एक पायलट की तरह था जो गॉड्स को सूरज के चैरियट पर बिठाकर चलाया करता था। बहुत सी जगहों पर इस एंशिएंट स्कैरब बीटल को ह्यूमन फॉर्म में भी दिखाया गया है। इस वजह से कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स ये सजेस्ट करने लगे कि शायद हो सकता है इजिप्शियंस जिन चीजों की पिक्चर्स अपने टेम्पल्स में कार्व करते थे वो रियल में भी एग्जिस्ट करती थी और यही पहले एलियंस थे जो अर्थ पर आए थे।
लेकिन ये थियरी बहुत ही अनबिलीवेबल साउंड करती है। इजिप्शियंस के इन मिस्टीरियस टेक्स्ट्स को देखकर हम ये बात तो साफ कर सकते हैं कि वो अपने बिलीफ्स के प्रति बेहद ही प्राउड थे। एंशिएंट इजिप्शियंस रात के आसमान को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते थे। वो कॉन्स्टेलेशंस और सितारों के मोशंस को स्टडी करके ये पता करते थे कि कब फसलों की बुआई करनी है और कब उन्हें हार्वेस्ट करना है। लेकिन एक बहुत ही लंबा डिबेट चला आ रहा है जिसमें लोगों का कहना है कि खुद पिरामिड्स स्टार्स की अलाइनमेंट को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। पिछले बहुत सालों में रिसर्चर्स ने पिरामिड्स के बहुत से सेलेस्टियल अलाइनमेंट्स प्रपोज किए हैं, स्पेशली गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स के। कायरो इजिप्ट के बाहर मौजूद इस साइट पर द ग्रेट स्फिंक्स और 3 मेजर पिरामिड्स है, द पिरामिड ऑफ मेनकौरी, द पिरामिड ऑफ खाफरी और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये सभी पिरामिड्स 2500 BC में बनाए गए थे। इन पिरामिड्स और स्टार्स के कनेक्शन की थियरी बहुत ही पुरानी है, लेकिन 1980s में रॉबर्ट बोवेल नाम के एक रिसर्चर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन वर्ल्ड के सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पिरामिड्स ओरायंस बेल्ट के 3 स्टार्स और उनके बीच के सेपरेशन को दर्शाते हैं। ओरायन कॉन्स्टेलेशन रात के आसमान में मौजूद कुछ बेहद ही ब्राइट स्टार्स में से एक है। रॉबर्ट बावेल का यह आइडिया साल 1995 के न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर द ओरायन मिस्ट्री में मेन स्ट्रीम हुआ था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि पिरामिड्स को एज ए गेटवे ऑफ स्टार्स के लिए बनाया गया था। उनके इस आइडिया को ओरायन कोरिलेशन थियरी का नाम दिया गया, लेकिन आज इस आइडिया को आर्कियोलॉजिस्ट पूरी तरह से डिनाई करते हैं, क्योंकि किसी भी इजिप्शियन टेक्स्ट में इस डिजाइन के स्टार के साथ कोरिलेशन के बारे में नहीं लिखा है। क्रिटिक्स कहते हैं कि जो लोग इस चीज पर बिलीव करते हैं वो पेराइडोलिया का शिकार हो गए हैं, जिसमें ह्यूमंस किसी भी शेप और पैटर्न को देखकर उनका मतलब खोजने लगता है। यहां तक कि ये तीनों पिरामिड्स एक साथ प्लान करके भी नहीं बनाए गए थे। द पिरामिड ऑफ मेनकौरी, जो कि बाकी दोनों से थोड़ा छोटा है, बहुत ही बाद में बनाया गया था, इसीलिए इनका स्टार्स के साथ कोरिलेशन किसी इंटेंशन के साथ नहीं किया गया होगा, है ना। द ओरायन कोरिलेशन की थियरी एक और चीज की वजह से बहुत फेमस हुई थी। रिसर्चर्स को द पिरामिड ऑफ गीजा में 2 नैरो शाफ्ट्स यानी कि ओपनिंग्स मिले थे। ये शाफ्ट्स द किंग्स चेंबर से एक्सटेंड होकर आए थे। बहुत से एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि ये एयर शाफ्ट्स हैं, मतलब यहाँ से हवा सीधे किंग के कब्र वाले चेंबर में जाएगा। लेकिन भला किसी मरे हुए ममीज को ऑक्सीजन की क्या जरूरत हो सकती है। 1960s में एक ग्रुप ऑफ इजिप्टोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि ये एक्चुअली स्टार शाफ्ट्स हैं जो स्टार और कॉन्स्टेलेशन की तरफ पॉइंट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टार्स आसमान में एक ही जगह पर नहीं रहते, वो खुद भी मूव करते रहते हैं। स्पेस में उनकी इस मोशन को प्रॉपर मोशन कहते हैं और ये मेजरली ग्रेविटी की वजह से होता है। 2 रिसर्चर्स ने यह ऑब्जर्व किया कि एक शाफ्ट उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था जहां शायद पहले द नॉर्थ स्टार हुआ करता था, वहीं दूसरा शाफ्ट जनरली द ओरायंस बेल्ट की तरफ पॉइंट कर रहा था। ठूबान, जो कि प्राचीन इजिप्शियन सभ्यता का नॉर्थ स्टार हुआ करता था, इसे द इंडिस्ट्रक्टिबल कहा करते थे। वो इन स्टार्स को आफ्टर लाइफ के साथ जोड़ते थे और मानते थे कि उनके किंग्स और रूलर्स डेथ के बाद वहीं जाकर रहेंगे। ओरायन इजिप्शियंस के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हुआ करता था क्योंकि वो उनके गॉड सू, द फादर ऑफ इजिप्शियन गॉड्स को रिप्रेजेंट करता था। 2020 में लीड्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यह फैसला किया कि वो एक स्मॉल रोबोट इस शाफ्ट में भेजकर उसका अल्टीमेट पर्पस पता कर लेंगे। रोबोट ने शाफ्ट में करीब 60 मीटर्स अंदर तक नेविगेट भी कर लिया था, लेकिन टनल के एंड में उनके लिए एक बहुत ही मिस्टीरियस सरप्राइज वेट कर रहा था। रोबोट ने अपना कैमरा एक इंटेंशनली प्लेस्ड रॉक के पीछे ले गया और उसने डिस्कवर किया एक एंशिएंट स्मॉल चेंबर जिसमें बहुत से सिंबल फ्लोर पर बने हुए थे, लेकिन उसके आगे एक और बड़ा स्टोन होने की वजह से वो और आगे नहीं जा पाया। खैर, इस रोबोट का सफर सक्सेसफुल रहा था क्योंकि उसने करीब 9 घंटे की फुटेज डेवलप कर ली थी। एक रोबोटिक्स एक्सपर्ट का कहना था कि शाफ्ट के अंदर के आर्टवर्क को देखते हुए हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एयर वेंट का काम नहीं करती थी। शाफ्ट्स और स्टार्स की अलाइनमेंट से हटकर भी दूसरे अलाइनमेंट्स हैं जो हम इन पिरामिड्स को देखकर कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि विंटर सॉलिस्टिस में जब अर्थ के पोल्स सूरज से दूर मैक्सिमम टिल्ट पर पहुंच जाते हैं तब उसका सनसेट सीधा पिरामिड ऑफ मेनकौरी पर आकर गिरता है।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कॉर्नर्स हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से परफेक्टली अलाइन करते हैं। रिसर्चर्स सालों से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पिरामिड्स के बिल्डर्स ने इसे इतने अच्छे से अलाइन किया कैसे। एंड में वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि एंशिएंट इंजीनियर्स मोशन ऑफ सन का इस्तेमाल करते थे डायरेक्शन के बारे में पता करने के लिए। लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों, पिरामिड्स इजिप्शियंस के लिए एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल रखते थे और उन्हें मास्टरी ऑफ स्काई को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। लेकिन असली कंट्रोवर्सी आती है द ओरायन कोरिलेशन थियरी की, जिसमें तीनों पिरामिड्स ओरायन बेल्ट के तीनों स्टार्स के पोजीशन में बनाए गए थे। अगर आप इनके पोजीशंस को कंपेयर करें तो आपको थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज ही दिखेंगी। ये भी एक वजह है कि बहुत से लोग इस बात पर बिलीव नहीं करते। लेकिन हम एक बहुत बड़ी चीज भूल रहे हैं, स्टार्स हमेशा स्काई में मूव करते रहते हैं। तो हो सकता है कि 4000 साल पहले इन तीनों स्टार्स की पोजीशन पिरामिड से एग्जैक्ट मैच करती हो। अब इस थियरी को बिलीव करना ना करना आपके हाथ में है, लेकिन जो भी कहो यार, इन पिरामिड्स की स्टोरी सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर कैसे इतने ज्यादा एडवांस थे हमारे पूर्वज? क्या आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।